नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर कुछ दिनों से लगातार एक गिरावट का माहौल देखने को मिला है और इसके पीछे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स भी किया, सर इसके पीछे रीजन कौन सा है। देखिए, बेसिकली कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं और मेनली रीजन यही है कि कंपनी का रिजल्ट खराब हुआ। चलो, मैं खुद नहीं कहूंगा, आपको मैं डेटा भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पोस्टेड डिक्लाइन इन द फाइनेंशियल क्वार्टर वन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। मतलब जो नेट प्रॉफिट है, कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट है, उसमें डिक्लाइन देखने को मिला। तो आप कहेंगे कि सर डिक्लाइन कहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे तो ठीक ठाक ही है, सेल्स तो सेम टू सेम हुआ ना क्वार्टर बेसिस, और मतलब प्रॉफिट भी तो ज़्यादा हुआ, एक्सपेंस तो कम हुआ। तो नेट प्रॉफिट भी देखा है तो 311 करोड़ से 313 करोड़ बना। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? एक्चुअली प्रॉब्लम ईआर ऑफ ईआर बेसिस में है। अगर मैं जून के डेटा 2013 से देखूं तो देखिए, 13 में सेल्स तो कम हुआ था, एक्सपेंस इतना कम हो गया तो जिसके कारण कंपनी के प्रॉफिट ज़्यादा हुआ था और उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में भी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो जो एस्टीमेट किया जाता है ईआर ऑफ ईआर बेसिस का, उस एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाए, एस्टीमेट को ब्रेक नहीं कर पाए। यही एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स कंपनी के ऊपर बना था और यही नेगेटिव पॉइंट्स के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो जो सिचुएशन यहाँ पे बना है, उस डेटा के आधार के हिसाब से मैं बात करूँ तो जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, वो प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ और सेल्स का आंकड़ा पॉजिटिव में तो है, मगर एक्सपेंस ज़्यादा होने के कारण ही कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। और यही एक कारण है जिस कारण की वजह से शेयर में डिक्लाइन देखने को मिला। आप खुद ही आप इस न्यूज़ को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कंपनी के ऊपर हालत क्या है। अगर मैं हालत के बारे में बात करूं, कंपनी देखिए लगातार लगातार भागते चले जा रहे थे। जब से लिस्टिंग हुआ उसके बाद एक करेक्शन हुआ, उसके बाद देखिए कंपनी लगातार भागते चले जा रहे थे। अभी फाइनली एक जगह पे वो रुके, उसके बाद एक यू टर्न लिया। अभी यू टर्न लेने के बाद कंपनी को ऊपर जाना चाहिए था, मगर हुआ कुछ उल्टा, नीचे आ रहा है। तो मैंने जब डीपली रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि हाँ, नीचे लेवल में एक एंटी बन सकता है। वो एंटी कुछ इस तरीके से बन सकता है, यहाँ पे भी एक रेंज बना है। वो रेंज तो 20% नहीं हुआ, मगर उससे पहले देखिए एक रेंज बना जो कंटिन्यूसली यहाँ से यहाँ तक एक बाइंग का कैंडल बने। मैं एक बार मार्किंग कर रहा हूँ, आपको समझने में आसानी होगा। इस जहाँ पे मैंने मार्किंग किया, इस मार्किंग को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल बने, कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल बने। और इसी बाइंग कैंडल के बेसिस में आपको टॉप लेवल से और डाउन लेवल तक अगर मार्किंग किया तो कितना परसेंटेज आया? 26%। मतलब जितना परसेंटेज मुझे चाहिए था उससे ज़्यादा हो गया। मुझे कितना चाहिए था? मुझे चाहिए था इस तरीके से कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज 20% के ऊपर चाहिए था। तो 20% अगर इस तरीके से बाइंग के रेंज के ऊपर बने तो मैं इंतजार करूंगा, जब नीचे लेवल को टच करेंगे तब बनेगा एंट्री और इस हाई लेवल तक बनेगा टारगेट। तो उसीलिए मुझे लग रहा है यहाँ पे धीरे धीरे करके नीचे भी आ रहा है, तो इस लेवल तक आए तो एक पॉजिटिव एंट्री बन सकता है। तो मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ। हाँ, फिलहाल के लिए मेरा कोई एंट्री नहीं है। हाँ, मेरा इन्वेस्टमेंट है जो ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट में चल रहा है, क्योंकि एकदम डाउन साइड में मैंने एंट्री लिया था। और ऑब्वियसली जब एंट्री लिया तब भी मैंने आपको वीडियो बना के भी शेयर किया था। तो देखिए, मैं आपको कोई भी कंपनी के ऊपर टिप्स नहीं दे रहा हूँ कि मैं जहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ आप भी एंट्री लीजिए। देखिए, मुझे हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है, मुझे लॉसेस भी झेलना पड़ता है। तो हमेशा मार्केट से आपको प्रॉफिट लॉस लेकर ही काम करना होगा। हाँ, आपका लॉसेस कम होना चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकेंगे। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एशियन पेंट। मुझे सबसे ज्यादा अभी कमेंट्स जिसके ऊपर आ रहा है वो है एशियन पेंट के ऊपर। सर ऐसा क्या हो गया एशियन पेंट के ऊपर जिसका एक साल में कुछ खास परफॉर्मेंस हो ही नहीं रहा है, मतलब होता ही नहीं देखने को मिले। अगर मैं कंपनी की डीपली अगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस डेटा दिखा दो, आप खुद ही देख लीजिए। कंपनी 10 साल में 11% का ग्रोथ किया और 5 साल में 13% और 3 साल में 18%। और एक ग्रोथ किसके ऊपर है? सेल्स के ऊपर। तो सेल्स का ग्रोथ 11%, 13%, 18% के आसपास देखने को मिला। और टीटीएम टिल टू मंथ के हिसाब से देखे तो कंपनी का टोटल ग्रोथ 1% हुआ है। मतलब लास्ट 12 मंथ में कंपनी के ऊपर ग्रोथ एकदम ना के बराबर है। उसी तरीके से अगर मैं टिल टू मंथ का प्रॉफिट ग्रोथ देखूं, जो एक टाइम 10 साल में 16%, 5 साल में 21%, 3 साल में 20% हुआ था, आज 9% के आसपास है। तो लोगों के मन में यही सबसे बड़ा डाउट होता है कि कंपनी का सेल्स आंकड़ा कम हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ कम हो रहा है, तो कंपनी बेकार बन चुके हैं, चलो इस कंपनी से मैं एग्जिट करके भाग जाऊं।
और वॉरेन बफेट जी का हमेशा एक बात को मैं बार बार आपको याद कराता हूँ, क्योंकि उनका कहना है कि अच्छे कंपनी के ऊपर जब पब्लिक और बाकी लोग भाग जाते हैं माल बेचकर और वो सस्ते दामों में मिलते हैं, तो वो आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी होता है, बिग अपॉर्चुनिटी। ऐसे में बहुत सारे एग्जाम्पल दिया, जैसे उज्जीवन बैंक के ऊपर दिया, जैसे जोमेटो के ऊपर, LIC के ऊपर, और भी बहुत सारे कंपनीज के ऊपर इस तरीके से मैंने काम किया। तो जो डाउन बिग फॉल हुआ था, उसके बाद आज कहाँ से कहाँ तक है, एकदम टॉप लेवल में है। तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि एशियन पेंट कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, सिर्फ इंडिया के नहीं है, एशिया के सबसे बड़े कंपनी है। और एशियन पेंट के ग्रोथ भी आप देख सकते हैं। अभी रिजर्व देखिए, लगातार रिजर्व बढ़ते चले जा रहे हैं। एक्सपेंस को कंपनी का बोरिंग्स थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, कोई बात नहीं, बोरिंग्स भी ना के बराबर है। और साथ ही साथ कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, सब कुछ बढ़ता हुआ देखने को मिले। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे कहूंगा, अगर कंपनी बेकार है, मान ही लेता हूँ कंपनी बेकार है, तो इंस्टीट्यूशन तो पूरा माल बेच देते। उससे 2% का होल्डिंग क्यों बेचा? 17% से 15% हुआ, 15% हुआ, तो इसके लिए मतलब दुखी होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वही माल किसने उठाया? DS ने उठाया। इसके पास 10% था, आज 12%। मतलब एक बड़े इंस्टीट्यूशन ने माल बेचा, दूसरों ने खरीदारी किए। तो मैं आपको बार बार यही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे भर भर के कमेंट्स इसीलिए आ रहा है क्योंकि कंपनी लगातार गिरते चले जा रहा है। उसके मन में एक डाउट हो रहा है कि कहाँ तक गिरेगा, मैं तो खत्म हो जाऊंगा, कंपनी मुझे लॉसेस दे रहा है। ऐसे कमेंट्स भर भर के आ रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है तो अब जरूर डिसीजन खुद के ऊपर लेना होगा ऑब्वियसली। और अगर आप एग्जिट भी करना चाहते हैं, उसका डिसीजन भी आपको लेना होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका है, डिसीजन भी आपका होना चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, मैं खुद के ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। मैं इस कंपनी के ऊपर कभी भी माल नहीं बेचूंगा, उल्टा और भी गिरे तो और भी क्वांटिटी में ऐड करता चला जाऊंगा, क्योंकि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी शायद मुझे दोबारा ना मिल सकता है। क्योंकि एशियन पेंट के ऊपर देखा जाए तो एक बड़े इंस्टीट्यूशन ने, जैसे प्रभुदास लीलाधर ने, इसके ऊपर 2605 रुपीज, मतलब 2605 रुपीज करके टारगेट रखा है। मतलब अभी कितना चल रहा है? अभी चल रहा है 2900 के आसपास। और कंपनी के ऊपर 2605 रुपीज अराउंड कुछ इस तरीके से लेवल में टारगेट रखा है। तो देखिए, अभी मतलब डाउन साइड में आ भी सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ये मार्केट है। किसी का कहने पे तो मार्केट नहीं चलता, बायर सेलर के ऊपर डिपेंड करके चलता है। तो किसी ने टारगेट दिया, उसको देखकर आप डर कर माल बेच देंगे, तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़े गलती कर है। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है RVNL, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। बेसिकली इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी बन चुका है। लोगों के मन में यही डाउट है, क्या सही में RVNL ठीक ठाक काम कर रहा है? देखिए, RVNL का अगर पूरा डेटा के बारे में बात करूं, मैं अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं, तो कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, जो करीबन 433 करोड़ के आसपास है, जो पिछले साल को भी बीट किया, पिछले 2-3 साल को भी बीट किया। तो एक पॉइंट तो पॉजिटिव बन गया। सेल्स के आंकड़ा देखो तो सेल्स भी हाईएस्ट देखने को मिला, जो पिछले साल का, पिछले 2 साल का भी जो डेटा है उसको भी बीट करके आगे बढ़े। मतलब कंपनी का सेल्स का ग्रोथ भी अच्छा है, प्रॉफिट का ग्रोथ भी अच्छा है, और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है वो भी आपको अच्छा दिखेगा। जैसे बैलेंस शीट में इस बार कंपनी का रिजर्व 5700 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। उसके साथ साथ बोरिंग्स भी बढ़ चुके हैं। कंपनी के ऊपर फिक्स एसेट थोड़ा बढ़ चुके हैं, मतलब अराउंड 10 करोड़ का फिक्स एसेट बढ़े। हाथ में कितना कैश है वो दिखा जाए तो कंपनी के 2000 करोड़ का हाथ में कैश है, अराउंड 3000 करोड़ के आसपास कैश है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार है, उसके लिए बता दो कंपनी बेकार नहीं है। हाँ, एक पॉइंट्स मुझे वीक लगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो पॉइंट्स क्या है? देखिए, कंपनी का सेल्स का ग्रोथ। देखिए, लास्ट 10 ईयर्स में 24 था, उसके बाद 5 साल में 17 बने, उसके बाद 3 साल में 12 बने। जो उल्टा होना चाहिए था, मतलब धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिलना चाहिए था, यहाँ पे कुछ उल्टा हो रहा है। मतलब सेल्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और प्रॉफिट ग्रोथ, वो भी देखिए, 10 साल में 25% था, 5 साल में 20%, 3 साल में 16% था, आज वो 15% है। मतलब यहाँ पे भी ग्रोथ उल्टा हो चुके हैं। मतलब जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी जिस तरीके से रॉकेट बने हैं और भी रॉकेट बनेगा, उसके लिए बता दूं, थोड़ा सा रिक्सी जोन यहाँ पे देखने को मिला है। थोड़ा सा मुझे रिक्सी जोन देखने को मिला है, क्योंकि मेरा इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ों को टेस्ट करके ही आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ। क्योंकि जो कंपनी का मैं इस हफ्ते में एक वीडियो जरूर शेयर करूंगा, कुछ PSU कंपनी के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना। सैटरडे संडे के दिन आपको वीडियो मिल जाएगा, कौन सा दिन मिलेगा अभी मैं बता नहीं सकता, आपको कोई ना कोई एक दिन मिल जाएगा। वो जो IT बबल जिस तरीके से बस्ट हुआ था ना, उसी तरीके से PSU कंपनी भी बबल बस्ट होने वाले हैं। उसका मैं प्रूफ भी मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, जाकर उस वीडियो को देखना, आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली कंपनी को वो जो लोग सोच रहे हैं कि एक साल में 390% का रिटर्न दिया, तो चलो उसी तरीके से फिर से रिटर्न देने वाले हैं।
हाँ, बजट आने वाला है और ये भी पता चला कि बजट में रेलवे के ऊपर अच्छा खासा बजट आने वाला है। तो बजट आएगा तो उस कुछ कुछ टाइम ऑफ पीरियड में कंपनी भागेगा, उसके बाद देखिए फिर से वो करेक्शन और फिर से वो होल्ड कर सकता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इसके ऊपर जब-जब मुझे ट्रेड मिला तब-तब मैंने ट्रेड लिया कि फाइनली मुझे अभी फ़िलहाल के लिए आरबीएनएल के ऊपर एक बार मैं आरवीएनएल लिख लेता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ दूसरा चार्ट ओपन करके रखा था। तो देखिए आरबीएनएल के ऊपर चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूँ तो मुझे अभी कोई ट्रेड नहीं मिला क्योंकि एक रेंज बना है बाइंग का। तो जब नीचे आएगा इस लेवल को टच करेंगे जो लेवल निकल कर है 425 रुपीज़ के आसपास, तब मेरा एंट्री बनेगा, इस हाई लेवल तक टारगेट बन सकता है। तो बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए, सारी चीज़ों को समझ कर काम करिए। मेरे कहने पे सर सिर्फ सीखिए, मेरे कहने पे स्टडी करिए और प्लीज़ आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एल्कॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, 14,000 करोड़ का कंपनी है और कंपनी स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था। फाइनली आज के दिन कंपनी एक के बदले आपको दो शेयर दे चुके हैं। कितने सारे दोस्त को स्प्लिट मिला है जरूर मुझे कमेंट्स करना। जो लोग निवेश करके रखे थे उसको जल्द से जल्द स्प्लिट का अनाउंसमेंट तो मिल चुके हैं, अभी तक डीमेट में ट्रांसफर नहीं किया गया आपका शेयर। तो चिंता मत करिए, एक दो दिन के अंदर अंदर ही आपके जो स्प्लिट का टोटल क्वांटिटी ऑफ शेयर है, मतलब आपके पास 10 शेयर था तो वो 20 हो चुके हैं। तो 20 शेयर टोटल, बाकी 10 शेयर आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।